Hope you all are fine and you are studying and you are not wasting your time. Also अभी तक हम लोगों ने अपनी यूनिट स्टार्ट की है. नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन. इसमें अभी तक हम लोगों ने बेसिक किया है कि न्यूटन लॉज क्या हैं और न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ की एक्सप्लेनेशन क्या है, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेकेंड लॉ एक्सप्लेनेशन. एंड विद दिस yesterday we have studied about the absolute unit of force. ऐसे सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में यूनिट फोर्स के एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने कल पढ़े थे. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है जो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का, वो है किलोग्राम फोर्स, जिसको हम 1 kgf से दिखाते हैं. अब ये 1 kgf क्या होता है? 1 kgf इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड or it is that force which produces the acceleration of 9.8 meter per second square in the body of mass 1 kg. जो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की वो 1 किलोग्राम फोर्स है, 1 kgf है, और ये वो फोर्स होता है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है एक बॉडी में जिसका मास 1 kg का है. ठीक है. अब ये तो रहा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम. मे बी आई हैवंट रिटन ओवर हियर कि ये जो 1 किलोग्राम फोर्स है ये एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में है. ठीक है. एसआई सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का वो किलोग्राम एफ है, और उसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का सीजीएस सिस्टम में वो ग्राम वेट है, क्या 1 ग्राम फोर्स है, जिसे हम 1 gf से दिखाते हैं. जो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का सीजीएस सिस्टम में वो 1 ग्राम फोर्स है, और ये क्या होता है? ये वो फोर्स होता है जो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है उस केस में जब बॉडी का मास 1 ग्राम का है तब. ठीक है. जैसे कि हमारे पास जो 1 kg फोर्स है, 1 किलोग्राम फोर्स, वो फोर्स था जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता था जब बॉडी का मास 1 kg था या 1 किलोग्राम था. ऑन द सेम लाइन, ऑन द सिमिलर वे, जो हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है वो 1 ग्राम फोर्स है या 1 gf है, जो कि वो फोर्स है जो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है एक बॉडी में जिसका मास 1 ग्राम का है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज इम्पल्स. अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स वो फोर्स है जो बॉडीज पर एक्ट करता है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए. इम्पल्स इज दैट फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडीज फॉर द शॉर्ट टाइम. नाउ इम्पल्सिव फोर्स does not remain constant, they changes from 0 to maximum and maximum to 0 value. भाई ये एक बहुत ही डिटेल्ड और एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे इम्पल्स हैं या जो हमारे इम्पल्सिव फोर्सेस हैं वो चेंज होते हैं 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 वैल्यू पर. ठीक है. ये एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में से कंसीडर हम लोग करेंगे. अब इम्पल्स क्या है? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है. इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद द टाइम, क्योंकि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट रहता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, सो एफ dt इज इक्वल टू dp ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दैट इज बोथ साइड्स वी गेट. हमें पता है एफ dp बाई dt के बराबर होता है, तो एफ dt dp के बराबर हो जाएगा. हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड से इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू ऑब्टेन? लेट अस कंसीडर दैट इम्पॉर्टेंट थिंग. इंटीग्रल एफ dt इज इक्वल टू dp फ्रॉम p1 टू p2, यानी कि जो हमारा टाइम है वो चेंज हो रहा है हमारा 0 से लेकर के t तक, और जो हमारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम p है, वो p1 से लेकर के p2 तक चेंज हो रहा है.
कुछ इस तरीके से कि P1 मोमेंटम है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और P2 मोमेंटम है एट टाइम t। P1 मोमेंटम है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और P2 मोमेंटम है टाइम t पर। FAV हमारा क्या है, एवरेज फोर्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग दिस अबव इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, अगर ये FAV बन जाता है, एवरेज फोर्स बन जाता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हम क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर आप ये वेक्टर नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वेक्टर इम्पोज कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये गलती तो बिल्कुल नहीं निकालने वाला। नो पर्सन इज गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस मिस्टेक इन योर नोट्स और इन योर एग्ज़ाम। इस तरह की गलती तो कभी भी नहीं निकलने वाली, तो इसको लेकर के कोई डाउट मत रखना कि ठीक है भाई गलत हो जाएगा। नो, नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग इन इट। नाउ FAV हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेकर के t तक है, जो बन जाएगा t, वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेकर के t तक। एक p है जिसकी वैल्यू P1 से लेकर के P2 तक चेंज होती है, तो ये बन जाएगा FAV मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब इम्पल्स अभी मैंने दिखाया था इससे पहले वाले पेज में ही कि इम्पल्स फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है। इम्पल्स जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है, यानी कि मैं इसकी जगह इम्पल्स लिख सकती हूँ, क्योंकि इम्पल्स फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है। यहाँ मैं डिफाइन कर रखा है एज इम्पल्स इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप बाकायदा एज इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम और इट इज इक्वल टू FAV मल्टीप्लाई t। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कि इस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब जो इम्पल्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और एट द सेम टाइम जीरो भी हो सकता है। क्यों, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कि इम्पल्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है? बहुत ही ऑब्वियस केस है भाई, इम्पल्स P2 माइनस P1 है, अगर P2 P1 से बड़ा होगा तो इम्पल्स पॉजिटिव हो जाएगा, I मतलब इम्पल्स। अगर P1 P2 से बड़ा होगा तो इम्पल्स नेगेटिव हो जाएगा। सही बात है ना, अगर P2 P1 से बड़ा है तो इम्पल्स पॉजिटिव है, अगर P1 P2 से बड़ा है तो इम्पल्स नेगेटिव है, अगर P1 और P2 बराबर है तो इम्पल्स क्या है, ज़ीरो है। अगर बराबर है तो इम्पल्स ज़ीरो होगा। नाउ इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट है भी फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ, टाइम का लगाओ और वहां से निकाल लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल है। इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड। अगेन सीजीएस यूनिट क्या है, डायन सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकंड है और सीजीएस यूनिट ऑफ इम्पल्स डायन सेकंड है। नाउ वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एवरेज फोर्स एंड टाइम। मैंने दो फोर्सेस यहाँ पे कंसीडर किए हैं, दो ग्राफ्स मेरे लिए गए हैं दो रीजन्स के लिए। एक ये रीज़न है फोर्स F2 के लिए, ये टाइम T2, ठीक है, और एक ये है फोर्स F1 के लिए टाइम T1। दो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, दो फोर्सेस लिए हैं, फोर्स F1 के लिए T1 टाइम, फोर्स F2 के लिए T2 टाइम, और ये मेरा एक छोटा सा ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या कहना चाहता है किसके बारे में, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ क्या कहना चाहता है किसके बारे में है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अब T2 T1 से बड़ा है, साफ पता चला ये टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस पर जो दो टाइम लाई कर रहे हैं T1 और T2, उन दोनों में से T2 बड़ा है। और फोर्स एक्सिस पर जो दो फोर्स हैं F1 और F2, उनमें से F1 बड़ा है और F2 छोटा है। ठीक है,
ये चीज़ दिख रही पा रही है आपको कि T2 T1 से बड़ा है और F1 F2 से बड़ा है। यानी कि जो 1 वाली दो इंडिसेस हैं जैसे कि F1 T1, उनमें से एक तो बड़ा है एक छोटा है। उसी तरीके से जो 2 वाली दो टर्म्स हैं F2 और T2, उनमें से एक बड़ा है एक छोटा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट लूँगी, क्योंकि इसमें एक बड़ी एक छोटी चीज़ है, इसमें भी एक बड़ी और एक छोटी चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं बराबर आएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो इनका प्रोडक्ट होगा F1 T1 और F2 T2, ये दोनों बराबर होंगे। आई सिंपली वॉन्ट टू स्टेट दिस सिंपल फैक्ट कि F1 T1 और F2 T2 बराबर होंगे। ठीक है, F1 T1 और F2 T2 क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इस चीज से ये पता चलता है कि a given change in linear momentum can be produced by applying the large force for the smaller time और smaller force for the larger time। हमने यहाँ से ये चीज़ समझी ना कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो कम टाइम के लिए अप्लाई कर लो, फोर्स कम है तो ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई कर लो। वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ इम्पल्स एग्जिस्ट करेगी। गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस या एक जनरल कंडीशन ली गई है, इससे ज़्यादा इसकी कोई कहानी नहीं है। ये जो हमने ये इंपॉर्टेंट प्रूफ किया है कि F1 T1 F2 T2 के बराबर है, और इससे पहले जो मैंने प्रूफ करवाया था आप लोगों को कि इम्पल्स P2 माइनस P1 के बराबर होते हैं, ये दोनों ही प्रूफ कंसीडर किए जाते हैं इम्पॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग द वर्ड इम्पॉर्टेंट। ये जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही टर्म्स जो हमने दो इंपॉर्टेंट प्रूफ किए हैं कि F1 T1 F2 T2 के बराबर है, और इम्पल्स जो है वो P2 माइनस P1 के बराबर है। ये दोनों ही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के प्रूफ हैं, ये फैक्ट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो दोनों चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो मैंने कर्व्स बनाई हैं, इन कर्व्स के अंदर जो एरिया है, यानी कि जैसे ये मेरी कर्व है, इसके अंदर एरिया ये है, ठीक है, ऐसे ही दूसरी कर्व के अंदर एरिया ये होगा। तो ये एरिया मुझे क्या देता है? इम्पल्स की वैल्यू देता है। एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड अस द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। With this we are going to continue with the next topic in the next video. Again भाई, जिन बच्चों ने अपनी फीस डिपॉजिट नहीं करवाई, डिपॉजिट एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी डिपॉजिट करवाओ, बहुत एक ज़रूरी चीज़ है वो भी। अगेन स्टडी हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी रेगुलर विद द वीडियोज़। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है एक बच्चे से कि असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन में दिक्कत है, एंड आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो जो वो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही कंसिडर करूँगी। विद दिस, थैंक यू, स्टडी हार्ड एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू।